नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है बांके बिहारी मंदिर की जमीन की, जिसे कब्रिस्तान के नाम करा ली गई थी। दूसरी खबर में बात इंडिया गठबंधन की, तीसरी खबर में बात डेटिंग ऐप की, चौथी खबर में बात आजम खान की। सबसे पहले बात बांके बिहारी मंदिर की जमीन की, जिसे कब्रिस्तान के नाम करा ली गई थी। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन ट्रस्ट की शाहपुर के जमीन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुछ लोगों ने इस जमीन पर पहले कब्जा किया और फिर अधिकारियों से मिली भगत कर इसका इंदिराज कब्रिस्तान के नाम करा लिया। अब इस इंदिराज के खिलाफ आई अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया है। इसके साथ ही इंदिराज करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का एक भूखंड शाहपुर में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान समाज विशेष के लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं मंदिर पक्ष ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन उस समय पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा और उन लोगों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इस जमीन का मालिकाना हक कब्रिस्तान के नाम करा लिया था। वहीं इसके बाद धर्म रक्षा संघ के राम अवतार सिंह गुज्जर ने इस जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक लड़ी। उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने इस जमीन के मालिकाना हक का सत्यापन करते हुए पाया है कि नामांतरण गलत तरीके से किया गया, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। इसलिए अदालत ने भी अपने फैसले में पूरी गंभीरता दिखाते हुए न केवल जमीन का नामांतरण खारिज किया है, बल्कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अन्य लोग इसे गोरख धंधे में शामिल रहे थे, उनके खिलाफ केस भी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने खुशी जताई। कहा कि उनका संगठन शुरू से इस मुद्दे को लेकर मुखर था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इन दिनों भोला पठान समेत अन्य लोगों ने षड्यंत्र करके बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम करा लिया था। इस गलती के सुधार के लिए कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हाईकोर्ट ने इस मामले में न्याय दिया। दूसरी खबर में बात इंडिया गठबंधन की। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की घोसी सीट और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। घोसी में सपा की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बागेश्वर में मिली हार के लिए सपा पर ठीकरा फोड़ दिया और कांग्रेस की हार के लिए सपा को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। सपा प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने अब कांग्रेस को जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने सपा के पहले कोई भाव ही नहीं दिया था। उन्हें लगा कि हमें यहाँ सपा के साथ की जरूरत नहीं है, और जब हमने अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया और कांग्रेस उपचुनाव हार गई, तो अब वो हमारे ऊपर ही आरोप लगाए रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि हमने यूपी में राजनीति शिष्टाचार निभाते हुए कांग्रेस से घोसी में समर्थन मांगा था, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 3 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर में मिली हार के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि हमने घोसी उपचुनाव में सपा का साथ दिया, इस जीत में कांग्रेस भी योगदान है, लेकिन बागेश्वर में सपा ने ऐसा नहीं किया और अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिसने कांग्रेस को हराने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है। अजय राय के आरोपों का जवाब देते हुए सपा नेता ने कहा कि बागेश्वर में कांग्रेस को लगा कि उन्हें सपा के साथ की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार तक निभाने की कोशिश नहीं की और ना ही हमसे मदद मांगी, जबकि घोसी में हमने राजनीतिक शिष्टाचार निभाया था और कांग्रेस से मदद मांगते हुए चिट्ठी लिखी थी।
तो वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा कि वो खुद चिट्ठी लेकर उनके पास गए थे। अगर बागेश्वर में उन्होंने हमसे मदद मांगी होती तो सपा अध्यक्ष बड़ा दिल दिखाते हुए अपने प्रत्याशी का नामांकन तक वापस ले लेते। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच ये जुबानी जंग ऐसे समय में तेज हुई है जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तक को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन में आने वाले समय में और परेशानियां देखने को मिल सकती है। हालांकि इन बातों पर सपा नेता का कहना है कि इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकल चुनाव था और लोकसभा में हम सब मिलकर 2024 में बीजेपी का मजबूती से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तीसरी खबर में बात डेटिंग ऐप की। गाजियाबाद पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लूट लिया करते थे। दरअसल ये महिलाएं डेटिंग साइट ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाकर भोले भाले इंसानों को अपने प्रेम जाल में फंसाया करती थी। जब कोई भी इनके प्रेम जाल में फंस जाया करता था तो उसको अपने फ्लैट पर बुलाकर जाल बिछाया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके फ्लैट पर आता तो ये उसको मीठी मीठी बातों में फुसलाकर उसके कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर खींच लेते थे। इसके बाद इनका 2 और साथी पीड़ित के साथ बदतमीजी और लूटपाट कर उनको ब्लैकमेल करते थे। ये पिछले 6 महीनों से गाजियाबाद में एक्टिव थे। इसकी शिकायत गाजियाबाद पुलिस को मिली और पुलिस ने जाल बिछाया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों महिलाओं में एक महिला ग्रेजुएट है तो वहीं दूसरी महिला की जानकारी की जा रही है। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरह से गाजियाबाद में हनी ट्रैप का जाल बिछाकर ये लोगों को लूट रहे थे, इनको पुलिस का किसी तरह का डर नहीं था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले पर एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को एक व्यक्ति थाना इंदिरापुरम में आता है और अपने साथ एक महिला ने ब्लैकमेल करके उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसके आधार पर उसे ब्लैकमेल करके 50,000 रुपये ऐंठने का मामला बताया जाता है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है और उस पर विवेचना की कार्रवाई आगे बढ़ती है। वही विवेचना के इस सिलसिले में इसमें जो प्रमुख अभियुक्ता थी दीपांशी, उसको वसुंधरा के उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया। दरअसल इनके गैंग की जो प्रमुख सरगना है वो शाहीन प्रवीण है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 गैंग बनाए हुए थे। एक गैंग में इनकी दीपांशी नाम की अभियुक्ता थी। पुलिस ने कहा कि ये जो है एक टैग्ड नामक ऐप है जिससे अन्य लोगों से बातचीत करके अपने प्रेम के जाल में फंसाती थी। वहीं जब वो लोग इससे बातचीत करते थे फिर ये उनको अपने फ्लैट में बुलाती थी और फिर उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाती थी और साथ में उनके गैंग में जुड़े हुए रॉबिन और अंकित सामने आ जाते थे, जो व्यक्ति के साथ मारपीट करते थे और डरा धमका कर उसके अकाउंट में जो भी पैसे होते थे उससे वो वसूलते थे। हमें जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस व्यक्ति से 5 लाख डिमांड की गई थी। उसके पास उस समय 50,000 रुपये होने के कारण उससे 50,000 रुपये पेटीएम कराया गया था। इस मामले में अभी तक हमने दीपांशी, शाहीन और अंकित को गिरफ्तार किया है। रॉबिन अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। जो दूसरा गैंग सामने आया है जिसकी प्रमुख संचालिका शाहीन ही थी, इसको भी पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौथी खबर में बात आजम खान की। आखिरकार समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के ठिकानों पर 3 दिन बाद आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई। इनकम टैक्स द्वारा जुटाई गए जानकारी के बाद एक सूची तैयार की गई। विभाग के पूर्व सेक्रेटरी और कुछ बड़े नामी लोगों से भी पूछताछ होगी। आयकर विभाग जौहर ट्रस्ट का 12A कैंसिल कर सकता है। इससे इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के बीच आजम खान ने रोने का नाटक भी किया, साथ ही अधिकारियों को बद्दुआ भी दी। सूत्रों की माने तो विभाग को जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के सबूत मिले। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का 150 करोड़ रुपए निवेश किया गया। यूनिवर्सिटी प्राइवेट होने के कारण आम आदमी सरकारी पैसे से बनी इमारत और यूनिवर्सिटी का लाभ नहीं ले सके। ये सब आजम खान के मंत्री रहते हुआ था। इतना ही नहीं, जल निगम के सीवेज पाइप का काम कराया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी गई। ट्रस्ट की दीवार तोड़कर सरकारी गेस्ट हाउस को यूनिवर्सिटी कैंपस में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट में बड़े लेवल पर डोनेशन में फर्जीवाड़ा हुआ।
एक ही मोहल्ले से 400-400 लोगों के नाम पर डोनेशन दिया गया। जब इन लोगों का ब्यूरो और नाम मांगे गए तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इनकम टैक्स को अंदेशा है कि काला धन खपाने के लिए फर्जी डोनेशन यूनिवर्सिटी के नाम पर दिखाया गया। इसका पूरा ब्यूरो सहारनपुर में आजम खान के खास दीपक गोयल के पास से मिला है। बता दें कि इन सभी अनियमितताओं को देखकर आयकर विभाग जौहर ट्रस्ट का 12A फॉर्म रद्द करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद उन्हें टैक्स की छूट से बाहर होना पड़ेगा। आजम खान को बीते कई सालों में कमाए गए पैसों पर 300 करोड़ रुपए के आसपास टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली हेड ऑफिस भेजी जाएगी। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बीच जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आजम खान कार्रवाई के वक्त रोने का नाटक करने लगे। साथ ही नमाज पढ़ते हुए अधिकारियों को बद्दुआ तक दे डाली। कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यानी कि देखा जाए तो आजम खान बुरे फंसे हुए हैं। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।